नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, योगा ज्योतिष यूट्यूब चैनल में आप सबका हार्दिक अभिनंदन है। और कोविड-19 योगिक जीवन शैली के इस कार्यक्रम में आज हमारा ये 5वां सेशन है और इस सेशन के अंदर हम जानेंगे हमारा आहार चिकित्सा यानी कोविड-19 में हम कैसा खान पान करें, हमारा डाइट प्लान कैसा हो और हम किस तरह से अपने खान पान में परिवर्तन करके अपने इम्यून सिस्टम को बढ़ा सकते हैं। इसके लिए हम पूरा कालांश करने वाले हैं और आशा करता हूं कि आप कक्षा को पूरा देखेंगे, अच्छा लगेगा तो अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिएगा। तो सबसे पहले जब शब्द की बात आती है आहार यानी भोजन, हम आहार के लिए कहते हैं कि आहरीयते इति आहार, जो ग्रहण किया जाए उसे क्या कहेंगे? आहार। आहार दो तरह का हो गया जो व्यवहार में सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है, जिसमें आता है शाका आहार और एक मांस का आहार। जो शाक का साग सब्जियां जो हम बिल्कुल प्योर वेजिटेरियन जिसे हम कहते हैं, तो वो हम शाकाहारी कहलाते हैं, यानी साग सब्जी खाते हैं, नॉन वेज नहीं खाते, अंडे मांस मछली मदिरा इत्यादि सब वो नहीं लेते, तो वो क्या कहलाएंगे? शाकाहारी। और जो मांस का भक्षण करते हैं तो वो कहलाएंगे मांसाहारी। परंतु चाहे वो फल का आहार करता है फलाहारी होता है, दूध का आहार करता है दुग्ध आहारी होता है, रस का आहार करता है तो रस का आहार कहलाएगा। इस तरह से आहार का अर्थ आपको समझ में आया। अब बात करते हैं कि क्या मान लीजिए मैं बहुत पतला हूं या बहुत ज्यादा मोटा हूं या किस तरह से हूं मैं, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका आहार। मैं आपको 3 प्रकार से समझाने की कोशिश करूंगा और आप उन तीनों में से जो आपको उचित मार्ग लगे, जो मेरा समझाने का जो तरीका आपको समझ में आए, उसको अपना लीजिएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं कि खाना हमारा किस तरह का होना चाहिए, जो योग ग्रंथों में योगिक लाइफस्टाइल में बताया गया है। तो 3 तरह की उसमें शर्तें रखी है। पहला क्या कि आपका जो भोजन है, भोजन की एक मात्रा निश्चित होनी चाहिए, भोजन की मात्रा। दूसरा है भोजन की गुणवत्ता। आप चाहें तो इनको नोट कर सकते हैं, भोजन की मात्रा, भोजन की गुणवत्ता और विशिष्ट मनस्थिति, यानी भोजन करते वक्त हमारी मन की स्थिति। ये 3 बातें रखी। इन तीनों शर्तों पर जो व्यक्ति अपने को चलाता है तो उसका स्वास्थ्य कभी खराब नहीं हो सकता, वो हमेशा स्वस्थ रहेगा। अब एक एक करके समझेंगे। ये जो कहा पहले भोजन की मात्रा, यही है भोजन की मात्रा। ऋषियों ने कहा जो आप भोजन करते हैं वो बिल्कुल मधुर होना चाहिए, स्निग्ध होना चाहिए, चिकना होना चाहिए और उसका एक भाग ईश्वर को आप अर्पित करके और 3 हिस्से को आप ग्रहण करें, यानी चौथाई भाग आप खाली रखें। यानी ये ऐसा मधुर स्निग्ध और सब गुणों से युक्त जो भोजन है जो आप बनाते हैं, यानी अपनी थाली के अंदर जो लेकर आते हैं, ऐसा भोजन भगवान को अर्पित करके फिर आप स्वयं ग्रहण करते हैं। यानी स्टमक के 4 भाग बना लिए, एक भाग आधा भाग जो है आपने भोजन के लिए रखा और तिहाई भाग जो है आपने वायु के लिए रखा और चौथा पार्ट जो है ये आपने हवा के लिए या पानी के लिए रखा। हवा के लिए अलग रखा खाली, पानी के लिए अलग रखा, आधा आपने भोजन के लिए भरा। तो ये एक प्रोसेस हुआ आपका, इसको कहा जाता है मिता आहार, यानी संतुलित आहार आपको लेना। अब भोजन की मात्रा बात करें, कोई कहे कि मुझे 4 रोटियां खानी है कि 5 रोटी खानी है, 10 रोटी खानी है, मैंने 1 गिलास लस्सी पीना है, 2 गिलास दूध पीना है, कितना? जो डाइटिशियन जो आपका प्लान करके आपको एक चार्ट बनाता है कि सुबह 1 टी कप लेना है, आपको शाम को 2 चपाती लेना है, दलिया लेना है, ऐसा हम देखें तो किसी का हम डाइट चार्ट निश्चित नहीं कर सकते, कोई डाइटिशियन अलग से बना नहीं सकता। वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम कितना परिश्रम करते हैं। भोजन की मात्रा आपके ऊपर निश्चित होती है कि आप भोजन कितना कर सकते हैं और डिपेंड करता है कि आप उसको कितना पचा सकते हैं। 2 बातें हैं, ध्यान रखना। भोजन ग्रहण करना इम्पोर्टेंट नहीं, भोजन आप कितना खा लेते हैं वो महत्वपूर्ण नहीं है, भोजन को कितना अच्छे से पचा लेते हैं ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। आप कुछ भी खाइए, मना नहीं है, आप चाहे काजू पिस्ता दूध दमाद सब कुछ खाइए, पर वो आपको डाइजेस्ट हो रहा है क्या,
सुबह तक या शाम का सेकंड जो टाइम आपका भोजन का आता है तब तक आपका पेट हल्का हो जाता है क्या, ये इम्पोर्टेंट है। ठीक समझ में आया। भोजन की मात्रा आपके पाचन के ऊपर डिपेंड करता है। यदि खाना पच नहीं रहा, पेट में भारीपन लगा हुआ है, तो अगले खाने के लिए आप हल्का खाना लेंगे, न कि अपने खाने को लिए पूरा थाली वापस से भरेंगे। ये आपने थोड़ा सा अवेयरनेस रखना है। यदि ऐसा करते हैं तो आपका पहला शर्त कंप्लीट हो जाएगा। फिर एक अपना ऑब्जर्वेशन रखना है। मान लीजिए आज मैंने दही लिया, दूध लिया, मैंने दूध रात को 2 गिलास पिया, सुबह क्या मेरा पेट साफ हुआ अच्छे से? सुबह मैंने दही लिया या लस्सी का गिलास लिया, क्या दिन भर में मेरे पेट में कोई गैस वैस बनी? या मैंने बाहर से मिठाई खाया, या मैंने कुछ भी खाना परिवर्तन चेंज जब करते हैं तो आपने जागरूकता अवेयरनेस रखना है अपने सेल्फ, अपने हेल्थ के प्रति कि आज मेरा रूटीन में कैसा रहा बॉडी का। एक ये यदि आपको पकड़ में आ जाएगा तो अपने आप क्या मेरे के लिए लाइक और डिसलाइक आपको समझ में आने लगेगा। ठीक। दूसरी शर्त ये है कि आपकी भोजन की गुणवत्ता। जब भोजन की गुणवत्ता की बात आती है तो इसके अंदर आपके 2 प्रकार के आहार आते हैं, एक है पथ्य और एक अपथ्य। पथ्य आहार के अंदर यूं कहें जो आपका खाने योग्य खाना है, या अपथ्य में जो खाने योग्य नहीं है, जैसे हम कहेंगे यौगिक डाइट में क्या आप खाएं क्या न खाएं। पहले तो आपने मात्रा क्लियर किया, मात्रा। अब वो कौन सा भोजन करें जिसको थाली में डालकर हम खाएंगे, पेट भर के खाएंगे, कितना खाली रखेंगे, वो सेकंड शर्त के ऊपर डिपेंड है। वो थाली में होना चाहिए, मनाही नहीं है। अब क्या खाना है वो मैंने नहीं बताया, अब मैं वो बता रहा हूं क्या खाना है आपको। उसके अंदर सबसे पहले आपको आया पथ्य अपथ्य, यानी खाना और खाना। हमारा भोजन को हम बड़े लेवल पर देखें तो खनिज पदार्थ जो है मुख्यतः हमारे 20 एक खनिज पदार्थ हैं जिसे हम मिनरल्स जो बोलते हैं। और उनके अंतर्गत क्या है कि जो मिनरल्स जो है आपके लिए थोड़ा लिखा है मैंने। मिनरल्स के अंदर 2 तरह के आपके टाइप्स रहते हैं। एक आता है एसिड फॉर्मेटिंग होता है जिसे हम अम्लीय भोजन कहते हैं, और दूसरा है एल्कोहली फॉर्मेटिंग जिसे हम क्षारीय भोजन कहते हैं। ये अम्लीय और क्षारीय, अम्लीय है क्या और क्षारीय क्या, इन दोनों को आप समझ लीजिए और फिर आप अपने आप ये पक्का कर पाएंगे कि मेरे को थाली में ये रखना है, इसकी मात्रा ये। हमारे डॉक्टर्स और साइंस ये कहती है व्यक्ति के अंदर जब भोजन वो लेता है थाली में, उसके अंदर जो एसिड फॉर्मेटिंग जो भोजन होता है वो आपका 20% होना चाहिए। कितना? 20% आपका एसिड फॉर्मेटिंग यानी अम्लीय जो अम्ल को बढ़ाए वह भोजन 20% होना चाहिए, जबकि क्षारीय जो है अल्कालिन जो फॉर्मेटिंग जो भोजन क्षारीय जिसे हम भोजन कहते हैं वो 80% होना चाहिए। अब ये क्षारीय और अम्लीय को समझ लीजिए, फिर आपको समझ में आ जाएगा। अम्लीय, इसके लिए भी आप इनकी जो साइंस की कैलकुलेशन देखते हैं उसके अंदर एक समझिए आप थोड़ा सा, और फिर मैं आपको इसका बिल्कुल सिंपल सा एक रास्ता बताता हूं। जैसे हम एल्कालिन जो है यानी क्षारीय भोजन के अंदर जो 80% हमें अपनी थाली में लेना है, उसमें जो मिनरल्स जो आते हैं वह ये है, उसमें कैल्शियम होता है, कैल्शियम क्षारीय में आता है, और पोटासियम, आयरन, सोडियम, मैग्नीशियम और आयोडीन और कॉपर, ये सब के सब क्या है आपके क्षारीय भोजन में आते हैं जो आपके लिए फायदेमंद है। और 20% जो अम्लीय है उसमें फास्फोरस आता है, सल्फर आता है और क्लोरीन आता है और लैक्टिक और यूरिक एसिड इत्यादि ये सब आते हैं। ये सारे के सारे क्या कहलाएंगे आपके? ये अम्लीय हैं। अब ये सब आप नहीं जान पाएंगे, व्यवहारिक नहीं है ये। और अब मैं आपको बताता हूं व्यवहारिक में समझने के लिए। ऐसा भोजन जो आग के संपर्क में न आया हुआ हो, यानी जैसे हमने मूंग की दाल है, दाल नहीं है, दलन नहीं हुआ, मूंग है, मूंग को हमने भिगोया और उसको स्प्राउट किया और हमने अंकुरित होने के बाद खा लिया, तो वो आपका क्षारीय भोजन कहलाएगा। यदि वही मूंग की दाल बना लें, उसका दलन हो जाए, चने का जो चना है उसको दाल, चने की दाल बना लें,
तो छिलका जब हट जाए और दलहन जब बन जाए तो वो दाल जो होती है वो आपका अम्लीय हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो अब स्प्राउट नहीं हो सकता, भिगोने के बाद वो स्प्राउट नहीं होगा। फिर क्या करते हैं, ये हुआ कच्चा और पका। अब जब भी हम आग के संपर्क में लेके जाएंगे, आग जिसके संपर्क में आ जाए वह भोजन आपका हो जाता है क्षारीय। और ऐसे भोजन को आपने 20% खाना, समझ में आ रहा है? कितने परसेंट ग्रहण करना है? 20% ग्रहण करना है जो आग के संपर्क में आया हुआ है। और जो आग के संपर्क में नहीं आया हुआ, नहीं आग से पकाया हुआ नहीं है, कोई भी स्टीम से हीट से पकाया हुआ नहीं है, उसको आपने रखना है कितना? 80%। 20% पका हुआ भोजन और 80% अपका हुआ भोजन। इसका मतलब ये हुआ कि आपको खाने के अंदर सूप जो है, या आप अपना रस है, आप दूध है, फल है, सब्जी है, कच्ची बहुत सारी फलियां सब्जियां जो होती हैं उन सब को आप रखेंगे। या फिर बहुत दलहन का कुछ भी ऐसा है, उसको मंद आंच के ऊपर पक्की जो मिट्टी वाली जो हंडिया होती है उसमें आप धीरे धीरे पकाते हुए भोजन बनाएंगे, जिससे उनके मिनरल्स जो होते हैं, उनके विटामिन प्रोटीन जो उनके अंदर जो मैंने अभी मात्राएं बताई थी वो सब उनमें बनी रहे, समाप्त ना हो। तो आपको ध्यान आया, जिनको भी अम्लीय यानी एसिड बनता है बॉडी में, तो उनको तला हुआ, भुना हुआ, बार बार ज्यादा पकाया हुआ, जो भी कचौरी, समोसे, परोंठे जो बना के खाते हैं ना, उसमें जो ज्यादा आग के संपर्क से फ्राई जो किया होता है वो उनको नहीं खाना। कितना परसेंट खाना है? 20% वो उनको खाना है। क्लियर हुआ? तो ये सब आप कर लेंगे इजीली। अब इसके अंदर तो हमें पथ्य और अपथ्य के अंदर ये स्पष्ट हो गया, ये हमें क्या खाना है क्या नहीं खाना। और इन्हीं को मैं आपको प्रकृति के साथ समझाऊंगा। हमारी 3 तरह के हमारी बॉडी में दोष होते हैं, वो एक तरीका से समझाऊंगा तो आपको और समझ में आएगा। क्लियर हुआ? अब तीसरा इसमें आता है, जब आप भोजन करते हैं तो विशिष्ट मनस्थिति। विशिष्ट मतलब आपका स्पेशली, मान लीजिए मैं थाली लेकर के बैठ गया, मुझे अब ये सब ध्यान हो गया कि मेरे को भोजन आधा पेट भरना है और इतना तिहाई हिस्से में हवा के लिए रखूंगा और कुछ पानी के लिए हिस्सा रखूंगा। और मैं अपने अंदर इसमें पका हुआ भोजन मैंने 20% रखा है और 80% भोजन में ना जो बिना पका हुआ है, आग के संपर्क के बिना। और ये रेशो हमारा उल्टा रहता है, हम पका हुआ तो 80% और जो न पका हुआ 20% भी नहीं रखते ऑलमोस्टली। हम साथ में सैलेड वगैरह भी नहीं खाते। ये बिल्कुल हम अप्राकृतिक जीवन शैली अपनाते हैं, तो जिससे हमारी पूरी मशीनरी उस पर ज़्यादा बल पड़ता है, दबाव पड़ता है, ऑर्गन्स अंदर के कमज़ोर होने लगते हैं। अब देखिए, ये आपने इतना 2 नंबर तक काम किया। तीसरी शर्त आ गई, जैसे आप बैठे थाली लेकर भोजन ग्रहण करने जा रहे हैं, भोजन करने जा रहे हैं, तो आपकी मनस्थिति बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका मन में क्या चल रहा है वो जरूरी है। आपने देखा होगा पुराने बुजुर्गों को, जब वो भोजन करने बैठते हैं, भोजन करते करते यदि किसी ने उनको टोक दिया या गुस्सा दिला दिया, कोई बात ऐसी बुरी कह दी, या कोई सामने से कोई देखने वाला देख रहा है, झांक रहा है आपको देखता भोजन करते हुए, तो हम क्या करते हैं, यदि कोई बाहर से देख रहा है, मांग लिया जिसने, तो हम पहले उसको भोजन देंगे, अपना नहीं करेंगे। और यदि उसने भोजन से पहले कुछ कह दिया, मन में कोई ऐसे द्वेष, आपका कोई आक्रोश, अंदर क्रोध भाव जनित हो गया या काम जनित हो रहा है, तो ऐसी स्थिति में आप भोजन नहीं करते, तो थाली छोड़ के खड़ा हो जाते थे। तब क्या कहते, एक बार भोजन करने दो, पहले से भोजन करेगा उसके बाद हम इसको बात बताएंगे। तो ये एक व्यवहार में आम रहता था। और जो जानकार थे, समझदार होते थे, पहले घर में कोई आता है, चाहे हमें पत्नी है चाहे पति है, जब काम से घर आए तो आते पहले आराम से पानी वानी पी ले, खाना नाश्ता कर ले, फिर वो बात बताती कि ये ऐसी स्थिति हुई है, ऐसी बात हुई है। तो ये एक, जब आप बैठ जाएंगे भोजन करते समय, आपका मन को हमने चंद्रमा से जोड़ा है। आपका मन जो है वो यदि बिल्कुल एक अंदर है भोजन के अंदर, और एक रस का आनंद लेते हुए भोजन ग्रहण कर रहे हैं, और आहा एक पूरा, तब आपका स्लेवा एक अच्छे से निकलेगा, भोजन का जो सुपाच्यता आएगी वो अच्छे से पचेगा,
और चाहे आप भोजन किस तरह से भी लेते हैं वो भी भोजन आपको बहुत बल देने वाला होगा। चाहे उसमें रूखी सूखी खाए और ठंडा पानी पी, देख पुराई चुपड़ी मत ललचाए जी, जो हम कहते हैं ना, आप चाहे कुछ भी खाएं पर संतोष के भाव से जब खाएंगे तो वो आपका भोजन बहुत ज़्यादा गुणकारी हो जाएगा। अब जिनको भी कॉन्स्टिपेशन होता है, कब्ज, पेट में अपच होना, अंदर बहुत सारे बॉडी में एसिडिटी होना, ये सब क्या है कि आप जब भोजन करते हैं आपका मनस्थिति ठीक नहीं होता। या तो हम टीवी देखते, कल ही हमने पहले लेक्चर में बताया, जब आप टीवी देखते देखते को भोजन करेंगे तो हमारे शरीर के अंदर जब कान से सुनते हैं चाहे देखते हैं, सेंस ऑर्गन से कुछ भी हम इनपुट करते हैं तो हमारे अंदर हार्मोन्स का एक डिस्चार्ज होता है, हार्मोन्स स्रावित होते हैं। किसी को देख करके यदि फिल्म देख रहे हैं लड़ाई मार वाली तो आपके अंदर गुस्सा, एक रौद्र और वीर रस यानी एक ऐसा हार्मोन, स्टेरॉइड हार्मोन आपका स्रावित होगा जिससे आपका बीपी हाई होगा, एक जोश आने लगता है। कभी डरपोक का देखेंगे तो ऐसा फियरिटी वाला भाव, कभी कुछ भाव, ये हार्मोन्स अप डाउन जब चलता है तो भोजन करने का रस प्रणाली का जो रस स्राव का जो सिस्टम रहता है, स्लेवा ग्लैंड जो कार्य करती है वो भी अनबैलेंस होती है, जिसकी वजह से सारा भोजन का प्रोसेसिंग आगे का बिगड़ जाता है। ये एक सबसे बुरी बात होती है। तो आपने एक प्रक्रिया से आपने जाना, इन तीनों चरणों के माध्यम से आप अपने को स्वस्थ बना सकते हैं। कोरोना से बिना पूछे आप लड़ सकते हैं, अलग से इसमें कुछ भी नहीं करना। आपको पता चला कि भोजन की मात्रा कितनी लेनी, जितना आप भोजन पचा सकते हैं, अच्छे से पचा सकते हैं, उतना ही भोजन ग्रहण करना, चाहे वो भोजन कितना भी लेना पड़े। बुढ़ापे में ज़्यादा नहीं लेना। यदि आपको दलिया खिचड़ी से ही नहीं पच रहा तो आपको अलग से बीच में काजू बादाम डाल के नहीं खाने, या छोटे बच्चों को यदि वो काजू बादाम दूध वाली खीर नहीं पच रही तो उनको खिलाने की कोई आवश्यकता नहीं, पहले उनको और उससे भी हल्का भोजन देना पड़ेगा। तो ये जरूरी है, बहुत जरूरी है, उसके बाद आप समझ सकते हैं। तीसरी बात एक और आती है, सेकंड नंबर पर हम जब बात करेंगे, वो प्रक्रिया यदि आप जान जाते हैं तो उससे भी आप अपने भोजन को अच्छे से ठीक कर सकते हैं। वो बात क्या? अब आप सोचोगे सर ने तो ये बता दिया कि ये 3 बातें चलो हमने कर लिया, अपने घर में डाइट प्लान सब चेंज कर लिया, पर अब जो बता रहा हूँ, मान लीजिए कोई बहुत ज़्यादा मोटा है, कन्फर्म हो गया कि उसको ओबेसिटी है और उसमें कफ बढ़ा हुआ है, जैसे भी कोरोना में कफ के ही रोगी पेशेंट है, उनको क्या खाएं? असल में बात तो यही है ना, आज हम क्या खाएं? और या फिर किसी का हार्ट बीट बहुत ज़्यादा बढ़ा है, अर्थराइटिस है, वात बिगड़ा हुआ है, पूरे जॉइंट्स पेन कर रहे हैं, बिल्कुल पतला है, चिड़चिड़ा स्वभाव है, ऐसी स्थिति में उसको क्या खाना? या फिर ऐसा एसिडिटी है, खट्टी डकारें आ रही हैं, पूरा अल्सर बना हुआ है पेट के अंदर, पूरा पेप्टिक अल्सर है, पाइल्स का प्रॉब्लम है, पूरा अंदर छाले, ऐसे पूरी खुजली खारिश सब हो रहा है, ऐसी एसिडिटी के अंदर जो हम क्या भोजन करें? ये एक यही मैं बताना चाह रहा हूँ, जिसके थ्रू आप अपना एक डाइट चार्ट बना सकते हैं अपने आप। ध्यान से समझना, और इसको जानने के लिए हमें पहले षड रसों को जानना पड़ेगा। 6 प्रकार के रस होते हैं। 6 प्रकार के जो रस होते हैं उसमें मधुर है, अमल है, लवण है, कटु है, तिक्त है, कषाय है। जो मधुर रस होता है, मधुर यानी मीठा। अब मधुर रस की जब बात करूंगा मैं, वो है मधुर मतलब मीठा, शब्द को ध्यान रखना, मधुर मतलब मीठा। मीठा में आपका गुड़ भी आएगा, चीनी भी आएगी, मिश्री भी आएगी आपका, या घी है, या आपके ये बहुत सारे फल हैं जिसके अंदर आपका द्राक्षा फल यानी अंगूर इत्यादि जो हम लेते हैं ये मीठे में आते हैं। क्लियर? इसके बाद आता है अमल। अमल यानी खट्टा। खट्टे के अंदर आपका इमली है, नींबू है, और खट्टे में जो बहुत सारे चंगेरी इत्यादि हैं, आप लिस्ट एक अलग से बना ले जो खट्टा है। क्लियर? खट्टा उसको मैं बोलूंगा, क्या नाम से बोलूंगा? अमल। अमल का मीन्स खट्टा। खट्टे में इमली या जो नींबू की जो क्राइटेरिया में आते हैं, जो संतरा है, वो सारे अमरूद है, वो जो खट्टे में आ रहे हैं वो सारे क्या कहलाएंगे? अमल कहलाएंगे। आंवला इत्यादि सारे, सॉरी ये है ना। तो इसके अतिरिक्त में आएगा लवण। लवण का अर्थ होता है नमकीन। नमकीन के अंदर जितने भी आप नमकीन खाते हैं,
सैंधव जिसमें नमक डला रहता है, समुद्री जो लवण है इत्यादि सब जिसमें नमक होता है वो नमकीन होता है, ये लवण कहलाएगा। तीसरा है कटु। कटु मीन कड़वा। कड़वा में क्या है? मिर्ची। मिर्ची कटु होती है, जिसे हम लंका भी कहते हैं। बहुत ज्यादा मिर्ची होती है, पिपलिका इत्यादि जो काली मिर्च होती है, ये कटु कहलाती है। इसका नाम याद रखना। तिक्त यानी तीखा, तिक्ता जो हम बोलते हैं, जिसे इम्ब है, नींब का पेड़ की निमोलियां जो होती हैं वो तिक्त कहलाती है। चिरायता, करेला इत्यादि जो होते हैं जिनमें खरास खारापन रहता है, जो हम कहते हैं आम भाषा में, वो तिक्त कहलाएगा। कषाय जो है कशेला। कषाय का अर्थ होता है कशेला। कशेला में जो आपका है बबूल, यदि आपने कीकर की दातुन की होगी, उसका एक फाड़ने का, कषाय का एक डिस्ट्रॉय करने का उसका स्वभाव होता है कषाय का, जिसमें हरितकी आता है, बबूल के जो दांतुन हम करते हैं, और धातकी इत्यादि। ये आपने रसों को जान लिया। अब इन रसों को ही 3 भागों में, जो हमारी जिसे हम कहते हैं चरक, महर्षि चरक जी ने कहा कि 3 दोष होते हैं मनुष्य के अंदर, वात है, पित्त है, कफ है। इन 3 दोषों की विषमता के कारण जब अप डाउन जब हो जाते हैं तो रोग लगता है। मान लीजिए अब कोई व्यक्ति, सबसे इन रेशों को जानिए, वात, पित्त, कफ। वात का क्या है? 4, 2, 1, ये एक रेशो है। 4, 2, 1। वात 4%, पित्त 2 और 1% आपका ये रेशो क्लियर। अब वात के 80 प्रकार के रोग होते हैं, पित्त के 40 प्रकार के और कफ के 20 प्रकार के रोग होते हैं, ये भी क्लियर। वात सबसे ज्यादा। अब वात, पित्त, कफ में जो मैंने अभी 6 रस बताए हैं, मान लीजिए किसी का वात बढ़ा हुआ है और वात या कम हो गया है, उसको बढ़ाना है, या वात को बढ़ाना है या वात को कम करना है। ये 2 स्थितियां हम आपको बताएंगे। किसका वात बढ़ा हुआ है, यानी जिनके वायु के रोग, अर्थराइटिस हो रहा है बहुत ज्यादा, या वात बहुत आलसी है, वात बढ़ा हुआ नहीं है, उसको ठीक करना है। अब ये आपको भी समझने से समझ में आएगा। आप ये रसों के नाम जो मैंने बताए वो आप ध्यान रखिएगा, उसी के आधार पर आपका खान पान का पूरा चार्ट बनेगा। सबसे पहले हम बात करते हैं, वो ये है वात। वात को थोड़ा और समझ लें। आपका जो ऊपर का गर्दन, यानी यहां से ऊपर का जो हिस्सा होता है, ये आपका ऊपर का कफ कहलाता है। कफ प्रकृति जिसे हम कहते हैं। सर में आपका कोल्ड रहेगा, कफ रहेगा, ये सब कफ होता है। और हृदय से जो आपका नीचे नाभि तक का जो हिस्से होता है, ये आपका पित्त कहलाएगा। और नाभि से नीचे के पूरे पांव होते हैं, वो आपके वात कहलाएंगे। क्लियर। आपका ये जो हिस्सा होता है ऊपर का, 20 वर्ष तक की आयु का ऊपर का ये आपका कफ प्रधान होता है। नीचे का ये 20 से आपका आगे का 60 वर्ष तक की या 50 वर्ष तक की जो भी आपकी मनुष्य की अवस्था के अनुसार, वो आपका पित्त प्रधान होगा। आगे का नीचे वात प्रधान होता है। यानी कफ प्रकृति के रोग, वात प्रकृति के और पित्त प्रकृति के रोग, ये अपने अपनी आयु के अनुसार, अवस्था के अनुसार लगते हैं। क्लियर। अब इसी को हम क्या कहते हैं, पांव आपके गरम चाहिए। पांव क्या चाहिए? गरम। पेट आपका नरम चाहिए, सिर आपका ठंडा चाहिए। ये वात पित्त कफ से जुड़ा हुआ है। वात में क्या होता है? आग होता है, अग्नि, गति में तेज, ऑक्सीजन लेवल जो मैंने पहले बताया। वात में क्या है? अग्नि है। इसलिए पांव हमेशा गर्म रहने चाहिए। और पेट क्या है? सॉफ्ट चाहिए, नरम चाहिए। और सिर में कफ है, कफ यानी कोल्ड, वो आपका ठंडा रहना चाहिए। अब तीनों बातें समझ में आई। वात पित्त कफ, इन तीनों का ठंडा, नरम, और आपका पांव गर्म है, पेट नरम है, सर ठंडा है। और यदि आपको ये तीनों में उल्ट पुल्ट कहीं नजर आए, पांव ठंडे हो रहे हैं, सर गर्म हो रहा है, पेट बड़ा टाइट होता जा रहा है दिनों दिन खा खा करके, तो आप समझिए कि आपका पूरा शरीर गड़बड़ा रहा है। आपको सक्रिय अलर्ट होना पड़ेगा, नहीं तो अब कभी भी खतरे की घंटी बज सकती है। ये एक इंडिकेशन रखें, क्योंकि इस बात का पता होगा तभी आप ये समझ पाएंगे ना। नहीं तो सोचेंगे पेट तो बड़ा हो रहा है, होने दो होने दो, होने नहीं दो। पैर का कुछ पता ही नहीं है, सर का आइडिया नहीं है कैसा हमारा इसका नेचर है। तो ये नेचर जान लेने को, यह है यौगिक हमारा लाइफस्टाइल, यौगिक जीवन शैली। इसके अनुसार ही हम अपना डाइट प्लान कर पाएंगे। अब देखिए, पहले हम वात को देखिए। वात जो है, मान लो किसी का वात बढ़ा हुआ है, जिसको बढ़ाना है, मतलब बढ़ा नहीं है, बढ़ाना है, तो बढ़ाने के लिए कटु तिक्त कषाय, उसको कड़वा भोजन लेना है। जो मैंने बताया कटु, कड़वे के जो नाम बताए थे मैंने वह,
और तिक्त मतलब चरपटा जो भोजन है ऐसा, और कषाय यानी कशेला, ये भोजन उसको ज़्यादा लेना है यदि उसको वात बढ़ाना है, कम है बॉडी में तो। मान लीजिए बहुत फुर्तीला नहीं, आलसी सा है, तो उसको ये वात बढ़ाना पड़ेगा, तो ये भोजन उसको ग्रहण करना है। क्लियर। अब मान लीजिए वात बढ़ गया, हमारा भारत जो है ये वात प्रधान है, इसलिए हर दिन किसी न किसी हार्ट अटैक आता है, पैरालिसिस हो जाता है, बहुत ज़्यादा जल्दी गुस्सा आ जाता है, पूरे जोड़ों में दर्द शुरू हो जाते हैं, ये है वात बढ़े हुए। तो ऐसे लोगों को क्या करना है आज की डेट में कोविड-19 के चलते, वो अपने को कैसे बचाएं। तो उनके लिए मैं 3 प्रकार के जो ये रस बता रहा हूं, मान लो जिनको भी जोड़ों में ऐसा समस्या है उनको मधुर मधुर भोजन लेना है। दूसरा है मधुर, फिर अमल भोजन लेना है, अमल यानी खट्टा, मीठा और लवण यानी नमकीन, ये आपको लेना। इसके अतिरिक्त मेरे पास एक लिस्ट और है, मैं आपको महर्षि चरक के अनुसार भी बताता हूं कि आपको किस प्रकार का भोजन आपको लेना है। ध्यान से आप सुन लीजिएगा और आपको याद हो उसको, नहीं तो बाद में फिर से देख लीजिएगा। आयुर्वेद में बताया गया है कि वैद्य को ना मीठे खट्टे यानी कोई वात प्रधान है उसको ठीक करना है, उसको नाश करना है, वात का शमन करना है। ऐसी बीमारी जो मैंने बताई उसको मीठे खट्टे और चिकने और गर्म द्रव्यों द्वारा वायु रोग की चिकित्सा करनी चाहिए, ऐसा कहा है। और उसको खाने में क्या लेना, गेहूं लेना है, मूंग की दाल यानी छिलके वाली दाल लेनी है, घी लेना है, और नवीन उर्द जो नए ताजे उर्द आते हैं उर्द की दाल ले सकता है। लहसुन, हम कहते हैं ना किसी को बीपी कोलेस्ट्रॉल बढ़ा है तो सुबह उठकर एक लहसुन की कली खाए, ये बिल्कुल स्पष्ट पहले से कहा है। लहसुन लेना, मुनक्का लेना है, मुनक्का जो दाने वाला जो आता है ना मुनक्का, वो लेना है, और मीठा अनार लेना है, पके हुए आम लेने हैं, खट्टे नहीं लेने, आंवले का सेवन करें, और कैथ का उपयोग करे, गोमूत्र का गोमूत्र का सेवन करेगा, हरड़ और पका ताड़फल का और मिश्री का सेवन करे, और गाय के दूध का सेवन करेगा। सेंधा नमक, ये है लवण, सेंधा नमक आदि वायु प्रकोप को, इसको दोष को शांत करते हैं। और साथ में ध्यान रखना है कोई भारी व बासी भोजन उन्हें नहीं करना। आपको स्पष्ट हुआ। मैं जो बता रहा हूं ये उन लोगों को नहीं करना जिनका वात बढ़ा हुआ है, वात बिगड़ा हुआ है, और उनको ये लेना है जिनका वात बढ़ा हुआ है। ऐसे भोजन ग्रहण करने हैं, इससे आप अपने आप एक डाइट बना सकते हैं। दूसरा है पित्त, एसिडिटी, जिनको बहुत ज्यादा एसिडिटी रहती है और आज के समय में खा करके दवाइयां इस कोरोना के चक्कर में और ज्यादा खा करके काढ़ा बना के पिएंगे, गर्म पानी पिएंगे, तो एसिडिटी और बढ़ेगी, पूरा गला छिल जाएगा, बुरा हाल हो जाएगा। ये देखने में देखना कुछ एक टाइम के बाद और इंजेक्शन ले जा रहा है, पूरा अंदर बर्न करी जा रहा है बॉडी को। तो ये डर से करे ना करे तो वो ले तो रहा है, पर ये इनका आगे दुष्प्रभाव पड़ेगा। हमें एक नॉर्मल डाइट चार्ट से कैसे करना, तो मधुर है, तिक्त, इसमें अपना बढ़ता कैसे एसिडिटी, जिनको एसिडिटी है वो कैसे बढ़ती है, उनको कटु भोजन यानी कड़वा भोजन नहीं लेना, लवण यानी नमकीन चीजें उनको नहीं खानी, ध्यान रखना है। अमल यानी जो आपको बताया खट्टा कुछ नहीं लेना, एसिडिटी को बढ़ाता है। अब उनको एसिडिटी कम करनी है, जिनको भी मुंह में छाले वो सब मैंने बताया ऐसा है, तो उनको मीठा लेना है। मीठा मीन्स गुड़ ले सकता है, शक्कर ले सकता है, मीठे फल ले सकता है। और तिक्त का यानी सेव बताया, चरपटा कोई भोजन है, और कषाय, मधुर, तिक्त और कषाय, इनका ग्रहण वह करेगा। इसके अतिरिक्त मैं आपको एक महर्षि चरक के अनुसार एक लिस्ट में आपको बताता हूं, वह भी ध्यान रखिएगा। इन्होंने कहा पित्त को यदि आपको शांत करना है, ठीक है, पित्त को यदि शांत करना है तो आपको मुनक्का आपको ग्रहण करना है। मुनक्का आप भिगो करके लेंगे एसिडिटी के लिए। केला आप खाएंगे, पका हुआ केला खाएंगे, उसके बाद थोड़ा इलायची खाएंगे। क्लियर। आंवला का सेवन करिए। अनार, छुहारा जो खारक जो हम कहते हैं छुहारा, ककड़ी का सेवन करिए, अभी बहुत गर्मियों में आती है। खीरा आता है। करेला आपके एसिडिटी को कम करता है। कुम्हड़ा, ताड़ के फल, पुराने चावल सबसे उत्तम माने जाते हैं खाने में, विशेष करके जिनको एसिडिटी है।
गेहूं का आटा, मिश्री, यहाँ पर घी कहा, दूध कहा, मक्खन खाना है। दूध मक्खन जरूर खाना है जिनको एसिडिटी होती है। ध्यान रखिए, ये सब क्षारीय भोजन कहलाते हैं। क्षारीय क्योंकि एसिड बढ़ा हुआ है, अब उसको अल्कालिक जो अपने फॉर्मेटिंग में लाना है, तो क्षारीय भोजन है सारे। जौ का दाना, जौ देना उसको, चना, मूंग की दाल, धान की खील खिलाइए उसको, जितना चबाएगा स्लेवा अंदर जाएगा और वो एसिडिटी कम होगा। और मसूर की दाल है, कुटकी है, निशोथ है, पिताया वड़ा है, त्रिफला है, शतावरी है आदि पित्त विकार में ये सब लाभकारी माने गए हैं। कितना अच्छे से उन्होंने पूरा एक डाइट बता दिया। इतना आप खा ही नहीं पाएंगे जितना मैंने अभी बताया। अब आता है कफ। ओबेसिटी बढ़ा हुआ है, ओबेसिटी कम कैसे करें गुरुजी? हम तो बहुत सारी कसरत भी करते हैं, कम ही नहीं हो रही एसिडिटी, तो सॉरी ये हमारा मोटापा कम ही नहीं हो रहा। तो आपको थोड़ा डाइट प्लान चेंज करना पड़ेगा इस खान पान से। कैसे? आपको यदि एसिड आपको मोटापा ओबेसिटी है तो आपको पहले तो मीठा खाना बंद करेगा। मधुर, लवण आपको नहीं लेना, अमल आपको नहीं लेना। मधुर, अमल और लवण ये तीनों को नहीं लेना। लेना क्या है खाने में? कटु लेना है, तिक्त लेना है, कषाय लेना है। जैसे अभी लंग्स इन्फेक्शन हो रहा है, कोल्ड हो रहा है, पूरा श्वास नहीं आ रहा है, ऐसी स्थिति में आपको मैं बोलूं कि मीठा खाइए, डॉक्टर कहेगा अरे गला पका हुआ है, मीठा क्यों खिला रहे हो इसको? मीठा पहले से गले को और जाम करेगा। तो ऐसे में हमें मीठा नहीं खाना, चीनी नहीं लेना, और लवण, लवण आपको नहीं लेना है, अमल नहीं लेना है। तो आपको करना क्या है? कटु और तिक्त और कषाय, ये तीन है। आपको मिर्ची खाओगे अच्छा लगेगा क्योंकि मुंह स्वाद आपका बिगड़ा हुआ है। तिक्त आप लेंगे और कषाय लेंगे, इनका स्वभाव है कि आपको ये करें। फिर भी मैं आपको एक पूरा खाने का भी चार्ट मैं बता रहा हूँ, जो आप अपना भोजन में, जिनको भी अब कोरोना का चपेट में जो आए हैं, जो मोटापा का शिकार हैं, जिनको शुगर लेवल कम ज़्यादा होता रहता है, या फिर अपना पूरे ओबेसिटी सिंड्रोम जिनको नज़र आ रहे हैं अभी, डायबिटीज़ के पेशेंट, उन सब के लिए है ये। तो उनको क्या करना? चरपरे भोजन, चरपरे भोजन लेंगे, कसैले भोजन लेंगे, तीक्ष्ण, तेज, गर्म और रूखे पदार्थों से कफ की चिकित्सा करनी चाहिए, नहीं तो बढ़ेगा ये। जल मिलाकर शहद पानी जो आप पीते हो ना, सुबह सुबह जल में पानी के अंदर थोड़ा शहद मिला करके पीना, यदि आप ऐसा है तो। गर्म जल आप पिएंगे, गर्म गुनगुना पानी आपको पीना है। दूध आप पिएंगे। गर्म घर में रहना, ऐसे एसी में ठंडे में नहीं रहना। त्रिफला का आप सेवन करेंगे। और साठी चावल, चना, मूंग, लहसुन, प्याज, बैंगन, बैंगन तक कहा क्यों? आपका पेट को ये साफ करेगा। नीम, नीम के लिए आपको नीम की दानतुन करें, और भी बहुत तरीके से प्रोडक्ट में, टेबलेट में आप नीम का सेवन करें। निशोथ आदि कफ के कुपित होने पर पथ्य आहार कहलाते हैं। ये सारे आपके आहार, तीनों वात पित्त कफ को आपने जान लिया और इनके रेशों को समझा, और इनके माध्यम से भी आप अपने आप को स्वस्थ बना सकते हैं। तो ये ऑलमोस्टली जो मैंने 2 प्रकार बताए, और तीसरा प्रकार एक है। मान लीजिए आपने पहला प्रकार भी किया, भोजन की मात्रा का ध्यान रखा, भोजन की आपने गुणवत्ता का भी ध्यान रखा, और अपने मनस्थिति को ध्यान में रख करके यदि आपने जो भोजन करेंगे वो स्वस्थ होगा, और अम्लीय क्षारीय के अनुसार आपने अपना थाली की गुणवत्ता बनाएंगे। क्लियर? दूसरा प्रकार मैंने बताया कि आपका वात पित्त कफ, इनमें से कौन सा आपके अंदर लेवल बढ़ा हुआ है, उसको बढ़ाना कैसे और कम कैसे करना, उसके अकॉर्डिंग अपने रसों की मात्रा को डाइट में बढ़ाना है, कौन सा रस आपको कम करना। इसलिए 6 रसों का लिस्ट आपके पास पहले प्रिपेयर हो, और इस लिस्ट में ये सारे खान पान आते हैं। इसके बाद एक तीसरा छोटा सा आपको बताऊंगा, समय आपका खूब ले लिया मैंने आज, तो वह है कि आयुर्वेद के अंदर एक और आता है कि आपको, जैसे भी कोई बीमार व्यक्ति डॉक्टर के पास जाता है, सामान्यतः उससे हम, वो क्या करता है कि आपका पहले पूछेगा कि आपका भोजन कैसा है, आपको भूख कैसे लगती है। आपने कहा ठीक, आप उसने पेट चेक किया ऐसे हाथ पेट दबा करके, हाँ पेट तो ठीक है, नरम है आपका पेट। भूख कैसा लगता है? ठीक है। पूछेगा नींद कैसे आती है, नींद आपने कहा मुझे नींद अच्छी आती है। तो भूख अच्छी लगती है, नींद अच्छी आती है,
तो वो कहेगा तो फिर तो आप ठीक है, क्यों नींद अच्छी आ रही है, भूख अच्छी लग रही है, तो आप स्वस्थ हैं, थोड़ा घबराने की चिंता नहीं है, आप ठीक हो जाएंगे जल्दी। आपको वो पूरा प्रोत्साहित कर देगा। यदि भूख भी अच्छी नहीं लग रही, नींद बिगड़ा हुआ है, नींद भी अच्छी रात को नहीं आ रही, तो इसका मतलब आप रुग्ण हैं। पर आयुर्वेद के अंदर उसमें एक स्तंभ त्रय यानी आधार, मेन 3 स्तंभ माने गए हैं। उसमें आहार है, निद्रा है और तीसरा है ब्रह्मचर्य। वास्तव में जब भी डॉक्टर उसके पास जाता है, कोई पेशेंट लंबे समय तक दवाई चल रही है, दवाई चलती जा रही है और ठीक नहीं हो रहा, और नींद भी अच्छी आ रही है, भूख अच्छी लग रही है, पर कहता है डॉक्टर साहब इलाज नहीं हो रहा। पर तीसरी बात जो होता है उस पर कोई ध्यान नहीं देता। वही आपका इम्यून सिस्टम है, जिसे हम कहते हैं ब्रह्मचर्य। संयमित आप रहते हैं क्या, ये उससे नहीं पूछते, क्योंकि ये थोड़ा पर्सनल हो जाएगा। हम पूछते भी नहीं है, डॉक्टर भी नहीं पूछता, आप अपना बताएंगे तो आप कहेंगे कि आपको क्या, आप तो अपना दवाई दीजिए। तो एक सबसे बड़ा हमारा इम्यून सिस्टम बढ़ाने के लिए ब्रह्मचर्य का मतलब ये नहीं कि शादी से पहले आप अपना एकांत जो भी आप अध्ययन करते हैं आप ब्रह्मचर्य का पालन करें, शादी के बाद नहीं करना, ऐसा नहीं है। ब्रह्मचर्य का मतलब ये होता है पूर्णतः आपकी जो इंद्रियां हैं वो आपके अनुकूल कार्य करें, उसमें आप स्वाध्याय करें, पूरा ईश्वरीय चिंतन करें, आपका मन जो है वो एक शांत रहे, उनकी चपलता नहीं चाहिए। यदि आप ऐसी उनकी जो कल कर्म इंद्रियां और सब बताया, ऐसी उनकी चपलता रखोगे तो आपके अंदर रोग ठीक नहीं होंगे। ये आपका बिल्कुल जीवन के 3 पिलर हैं, इनमें से एक पिलर हटा तो आपका पूरा शरीर नष्ट हो जाएगा, ज़्यादा लंबे तक नहीं चलेगा। इस बात का ख्याल रखना है। आहार आपका अच्छा होना चाहिए, नींद आपकी अच्छी होनी चाहिए और ब्रह्मचर्य का सेवन करना है। यदि कोई रोग ठीक नहीं होता तो आप अपने पर संयम करेंगे, ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे, पूर्ण अपनी साधना को बढ़ाएंगे, अध्यात्म को बढ़ाएंगे, तो आप मान के चलिए ये कोरोना काल के अंदर जो एकांत दिया जाता है वो इसी को दिया जा रहा है कि आप अपने इम्यून सिस्टम को इम्प्रूव करिए, अपना शांत रहिए। सिंपल सा, यदि मेरा मोबाइल बहुत ज़्यादा हैंग होता है तो मैं क्या करता हूँ, स्विच ऑफ करके दोबारा चालू करूँगा, है ना। तो ऐसे ही जीवन में, लाइफ में थोड़ा ब्रेक देना पड़ता है, तो उससे अपने को रिस्टार्ट करना पड़ता है, आप बिल्कुल स्वस्थ हो जाएंगे। तो आपको जैसा भी आज का ये वीडियो आपको लगा, समझ में आया, कितना आया ये मैं नहीं जान पाता, और मेरी तरफ से मैंने जो पूरा प्रयास किया आपको समझाने का, 3 तरीकों से, 3 माध्यम से आपको डाइट कैसे अपना बनाना है और उसको किस तरह से आपने फॉलो करना है बताया। और फिर भी नहीं समझ में आए तो हम फिर आपके प्रश्नों के माध्यम से और हम दोबारा से और सरलता से विषय को और छोटा छोटा करके आपको समझाएंगे। और जैसा भी लगे आप इसको दोस्तों को शेयर करें और रिप्लाई ज़रूर किया करें। और अब और क्या बताऊं आपको, इसी के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।